कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो हम शुरू कर सकते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में। एक्चुअली मैम मेरा नाम बलराम घोषाल है और मैं मथुरा जिले से यूपी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मेरे पेरेंट्स पर्सन अफेक्टेड लेप्रोसी हैं, दोनों। तो बचपन से मतलब मेरे को बाहर पढ़ना पड़ा। हॉस्टल्स में पढ़ा हुआ हूँ मैं, हरिद्वार के एक हॉस्टल में। तो इंटरमीडिएट के बाद हम जब घर वापस आए तो यहाँ पर फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया और एज ए इलेक्ट्रीशियन काम करने लगा था। तो उसी में कंटिन्यू काम कर रहा था। फिर अपाल से कनेक्टेड हुआ, एसोसिएशन ऑफ पीपल अफेक्टेड लेप्रोसी। तो उससे जुड़ने के बाद मैं थोड़ा सोशल वर्क के बारे में समझने लगा और उसी में उनके द्वारा उनके गाइडलाइंस पर ये काम करने लगा। और अ, पिछले ईयर जनवरी के आसपास एनसीपीडीपी और अपाल की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमें अरमान सर द्वारा गाइड किया गया था मतलब कि आप अगर एनसीपीडीपी से जुड़कर इस फेलोशिप में पार्ट लेना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहीं से हमें इस बारे में जानकारी मिली थी, एनसीपीडीपी फेलोशिप के बारे में। जी। तो मैम इसमें मैंने एंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर पर्सन अफेक्टेड लेप्रोसी का वो चूज किया था, क्योंकि इसे चूज करने से पहले मैंने कम्युनिटी में एक मीटिंग्स मतलब एक अरेंज किया था। तो वहां मैंने उन लोगों से पूछा था कि आपकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना इस समय पर ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप ये हमारी काफी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अगर इसमें आप हमारी हेल्प कर सके तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने इसीलिए इस फील्ड को चूज किया था, मतलब इस टॉपिक में। तो बलराम जी, इस एरिया में जब आपने काम करना शुरू करा, तो आपने किस तरीके से स्टेप्स लिए? आप किस तरीके से वो जो स्कीम्स थी, वो आप लोगों तक लेके गए? आपके काम के स्टेप्स क्या थे? शुरुआत में तो मैम मैंने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ ही मीटिंग्स किया और उनके प्रॉब्लम समझने की कोशिश करी कि मतलब एक्चुअल में वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जब थोड़ा सा ब्रीफ मिला मुझे कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, तो उसके बाद मैंने मतलब अपना एक इंडिकेटिव प्लान बनाया कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो उसके हिसाब से फिर पहले मेरा एक प्राइमरी स्टडी हमने करी, जिसमें मतलब कि गवर्नमेंट की कौन कौन से पॉलिसीज हैं, कौन कौन से स्कीम्स हैं और अ, उसके क्या क्या मतलब प्रावधान है, उस चीज को समझने के लिए प्राइमरी स्टडी करी। प्राइमरी स्टडी खत्म करने के बाद हमने सेकेंडरी स्टडी पे काम किया, जिसमें मतलब एक स्टडी था हमारा जो क्वांटिटेटिव स्टडी थी, और दूसरा हमने कुछ इंटरव्यूज लिया था जो क्वालिटेटिव स्टडी में। तो उसके दोनों के क्वेश्चनर प्रिपेयर किए थे और उसके अकॉर्डिंगली हमने लोगों के सर्वे किए थे। उस रिस्पांस का कलेक्शन के बाद फिर उसका हमने एनालिसिस किया और जो डेटा हमें मिला था उसके हिसाब से मैंने अपना मतलब एडवोकेसी स्टार्ट किया। तो एडवोकेसी में शुरुआत में मैंने जो अपाल था, अपाल ऑर्गेनाइजेशन है और जो मेरे मेंटर्स है उनके साथ मिलकर प्लान किया कि मतलब कि किस तरीके से एडवोकेसी स्ट्रेटजी को बेटर बनाया जा सकता है। मेंटर्स के गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसओलो, डीएलओ और आयुष्मान ऑफिशियल से मिलना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। तो इसी से मतलब मैंने स्टार्ट किया, पहले डीएलओ से मीटिंग हुई, फिर एसएलओ से मीटिंग करे। तो बलराम जी, जैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली, बहुत लोगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए, विमेन के लिए, ओल्ड एज के लिए। तो स्पेसिफिकली लेप्रोसी अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए ऐसी कौन सी स्कीम्स पे आपने काम करा? आपने कौन सी स्कीम्स उन लोगों तक पहुंचाई? तो मैंने अपना जो स्पेसिफिक टारगेट रखा था वो ये था कि मतलब जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पर एक लेप्रोसी कॉलोनी है। तो इस लेप्रोसी कॉलोनी में जिन लोगों को पेंशन, लेप्रोसी पेंशन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है और आयुष्मान फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मैंने ये रखा था। जी, तो उसी के हिसाब से मतलब मैंने अभी अपना एडवोकेसी स्टार्ट किया है और जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बलराम जी, जैसे मेरे को एक बात बताइए, आप और भी कोई आपके अरमान होंगे, आपके कोई एम होंगे, आपने स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी में, वो भी लेप्रोसी अफेक्टेड पेशेंट्स के साथ ही काम करना क्यों चुना? मेरे पेरेंट्स इससे अफेक्टेड थे और बचपन से मैंने जब शुरुआत हुई थी तो मैंने उनको भिक्षावृत्ति कर कर अपना जीवन यापन करते हुए देखा था। तो शुरुआत से मेरे मन में था कि मतलब मैं इस कम्युनिटी के लिए मतलब कुछ अपना पार्ट
मुझे इस काम में खुशी मिलेगी इस तरीके से। तो इस वजह से मैंने इस काम को चूज किया। तो एकदम इस अलग से डायरेक्शन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपने बहुत लोगों से मिले होंगे, आप नॉर्मल लोगों से मिले होंगे जो लेप्रोसी अफेक्टेड है, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले होंगे, या आप कई संस्थानों से मिले होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस काफी डाइवर्स होगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। जी। मैम इसमें अभी जिन लोगों से मिला हूँ, तो एक तो लेप्रेसी मिशंस के मैं 3 जो यूपी में हॉस्पिटल्स हैं, तो इन 3 सेंटर्स में मैं मेनली गया हूँ। और जो लेप्रेसी कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज में एक इलाहाबाद में कॉलोनीज है, लखनऊ में 2 कॉलोनीज है, और मथुरा में जो कॉलोनीज है, एक आगरा में कॉलोनीज है। तो इन कॉलोनीज में मैंने विजिट किया है, जिनसे मैं डायरेक्टली पर्सन अफेक्टेड लेप्रेसी है उनसे मिला हूँ। तो जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब कि जो एक्सपीरियंस है बहुत डाइवर्सिफाइड है, और अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ते हैं। अब जब मैं यहाँ पर बाराबंकी के इसमें टीएलएम सेंटर्स में गया था, तो शुरुआत में ही लोगों ने, हालांकि जो टीएलएम के ऑफिशियल्स थे वहां पर, उन्होंने काफी मतलब अच्छे से बिहेव किया, उन्होंने पूरा कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मतलब जो कंसेंट फॉर्म्स वगैरह थे सारे उन्होंने प्रोवाइड किए, किस किस तरीके से वहां पर मुझे लेना, स्टडी करनी है, लोगों से बातें करनी है, और सारी चीज में मुझे गाइड किया उन्होंने। मतलब बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे। तो वो मेरे लिए काफी अच्छा, यहाँ तक कि उन्होंने जो फूड और अकोमोडेशन का जो खर्च था वो भी उन्होंने अफोर्ड किया था टीएलएम सेंटर से। जब मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, मतलब अफेक्टेड पर्सन से मिलना शुरू किया, अपने इसके स्टडी के सैंपल साइज को कलेक्शन करने के लिए, तो वो लोग मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरह ले रहे थे कि मतलब ये कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो हमारे इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आए। तो वो डीपली पूरे उस प्रॉब्लम को, कुछ लोग रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करवा दीजिए, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इसका, हमें कुछ मदद कीजिए। तो मैं उनको पूरा गाइड करता था हर चीज के बारे में, मतलब कि क्या क्या प्रोसेस है उसमें, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीजें उनको गाइड करता था। तो उनका भी जो मतलब अफेक्टेड पर्सन है, उनका भी जो रिस्पॉन्स था वो मतलब काफी सपोर्टिव था, वो लोग भी काफी हेल्पफुल थे। उन्होंने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। दिक्कत थोड़ी सी होती है जब हम कॉलोनीज में जाते हैं, वो बिल्कुल मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे आ रहा है वो अपने प्रॉफिट के लिए आ रहा है। उन्होंने मतलब एक मानसिकता इस तरीके का बना रखा है कि मतलब अगर हमसे कोई मिलने आ रहा है तो वो मतलब हमारे फायदे के लिए कम और अपने फायदे के लिए कुछ ज्यादा आ रहा है। हाँ। तो मैं आपको यहाँ इलाहाबाद का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। मैंने यहाँ एक कल्पना देवी कर रहती है, तो जब वहां गया तो मैंने जो वहां के हेड थे, मैंने उनसे कहा कि आप जितने पर्सन अफेक्टेड लेप्रेसी हैं एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मुझे उनके कुछ सैंपल साइज लेने, मतलब सैंपल कलेक्शन करने और अपने इंटरव्यूज के लिए उनको बात करनी है उनको थोड़ा। तो आए वो लोग, तो शुरू शुरू में काफी उखड़े उखड़े से लगे, मतलब नाराज से, मतलब। और जब साथ में बैठे तो आपस में भी उनका कुछ तनातनी थी, मतलब कोई एक दूसरे की बातों में सहमत नहीं थे। तो जब मैं उनके साथ बैठा, मैंने एक एक से प्रश्न पूछना शुरू किया। तो और जब मैंने उनको उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, क्या मतलब जैसे मैंने इनका एक आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड एक इश्यू था, कल्पना देवी का एक इश्यू था, जिसमें वो उनकी लड़की को काफी प्रॉब्लम्स है, कुछ फीमेल्स प्रॉब्लम है, उनके पेट में कुछ दिक्कत है। तो उसको लेकर, आयुष्मान कार्ड को लेकर, वो जब किसी हॉस्पिटल्स में गई तो उन्हें उन्हें वहां से वापस भेज दिया कि ये काम नहीं करेगा, आपको किसी इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स चाहिए, या फिर उसमें कोई ऑफिशियल मोहर होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। तो जब मैंने उनको बताया कि आपके इस डॉक्यूमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दिक्कत थी कि आपने इसको 2 रुपए के जो कागज में मतलब फोटोकॉपी करवा रखा है, इसको बस आपको एक हार्ड मतलब कलर फोटो में, मतलब फोटो कॉपी में, मतलब फोटो पेज पे इसको प्रिंट करवाना है, और इसको लेमिनेट करवा लेंगे तो ये आपका ओरिजिनल कॉपी बन जाएगा। तो जब उनसे मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तब वो मतलब काफी फ्रेंडली हो गए। फिर उन्होंने मतलब सारी चीजें डिटेल्स में बताना शुरू करी। मैंने उनके इंटरव्यूज भी दिए वहां पे कई सारे। आपने अपने आप को प्रेरित कैसे किया इसी राह पे चलने के लिए? जी, एक्चुअली मैम मैंने शुरुआत में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये काम करना है। तो अब ये चीज भी एक नॉर्मल चीज है कि मतलब अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें कई सारी पॉजिटिव चीजें होंगी, कई सारी नेगेटिव चीजें होंगी। तो मैंने खुद में मतलब पहले ही अपने माइंड को इतना अवेयर कर रखा था कि मतलब ये प्रॉब्लम्स मेरे को फेस करने पड़ेंगे। तो जब ये प्रॉब्लम आए तो मुझे मतलब बहुत अजीब चीज नहीं लगा कि मतलब कि
क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या कैसे इसको संभालूंगा। तो बस अपने स्ट्रेटेजी चेंज करते चले गए और उसके हिसाब से उसको फिर अंजाम देते चले गए। तो बलराम जी, आपने अपनी पूरी जर्नी में, पहले आप जिस एनजीओ में थे, फिर जब आप एनसीपीटीपी में आए और अब आपकी स्टडी और अब आप जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इस पूरी जर्नी में आपने क्या क्या सीखा? क्योंकि एक इंसान बहुत कुछ सीखता है इतने बड़े समय में, तो आपकी ऐसी क्या क्या कुछ लर्निंग्स थी इस पूरी जर्नी में? जी। मैम थोड़े से जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं इसके बारे में मुझे बेसिक नॉलेज था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग, ये छोटे मोटे काम मैं कर लेता था। बट जब एनसीपीडीपी में आया तो हमें मतलब शुरुआत से गाइड किया गया कि आपको इंडिकेटिव प्लान बनाना है। तो अब जिस चीज का आपने पहले कभी नाम ही नहीं सुना और मतलब एकदम हम्म सबसे हम्म कहा जाए कि ये करना है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एकदम टफ हो जाता है। तो इंडिकेटिव जब हमसे कहा गया कि आपको इंडिकेटिव प्लान बनाना, अब किसी ना किसी तरीके से तो वो हमें बनाना ही था। तो फिर हमने गूगल में रिसर्च किया कि मतलब कि कैसे इंडिकेटिव प्लान होता क्या चीज है, उसको बनाया किस तरीके से जा सकता है। तो फिर धीरे धीरे करके उस चीज पर हमने काम किया। इस तरीके से जब हमें प्रॉब्लम ट्री बनाने कहा गया तो हमने प्रॉब्लम ट्री, तो मतलब कि कई सारे कंप्यूटर स्किल्स अपने अंदर मतलब मैंने सीखे इसमें, जो मतलब पहले उस सॉफ्टवेयर को जानते थे बट उसको प्रैक्टिकली कभी किया नहीं था इस चीज को। तो मतलब कि एक किस काम को मतलब किसी एक प्रॉपर वे में किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहला स्किल्स तो ये जनरेट हुआ है मेरे अंदर। जो स्पीकिंग स्किल्स है, मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये चीज मेरे लिए मतलब बहुत टफ था क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ। मैं यहाँ तक कि अपने फ्रेंड से भी खुलकर बात नहीं कर सकता था। जब मैं किसी जगह पे नए जगह पे जाता था तो मतलब शुरुआत में बहुत ज्यादा, जब तक लोगों को मेरे टैलेंट या मतलब ये कह लीजिए कि जब मेरे अंदर के गुणों के बारे में नहीं पता चलता था, तब तक वो लोग भी मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते थे क्योंकि मैं शुरुआत से बहुत इंट्रोवर्ट था, मतलब बात नहीं कर पाता था। हम्म। अब जब मैं एनसीपीडीपी में आया तो इससे पहले भी हालांकि जब मैं हैदराबाद गया था तो वहां पर भी मुझे पब्लिकली बोलने का मौका दिया गया क्योंकि वहां पर हमें प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन प्रोजेक्ट में मेरा सबसे बेटर रहता था, लेकिन जब बोलने की बारी आती थी तो मैं बिल्कुल नहीं बोल पाता था। तो जब एनसीपीडीपी में आया, हमारे रेगुलर मीटिंग्स हुआ करते थे शुरुआत में। तो रेगुलर मीटिंग्स में जब शुरुआत में मेरे से कहा जाता था कि सर नाम नहीं लेते थे पर ये कहते थे कि आप अपना ओपिनियन बताइए कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये सिचुएशन आता था तो मैं जानबूझ के अपने मोबाइल कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता था या कोई बहाना बना के उस कॉल को काट देता था क्योंकि मेरे को ना बोलना पड़े। लेकिन जब ये लगातार होने लग गया और एक समय ऐसा आ गया कि मतलब सुमित सर या अरमान सर मेरा नाम लेके बोलने लगे कि बलराम आप अपना ओपिनियन बताइए। तो मजबूरी था कि मतलब बोलना ही पड़ता था कि मतलब कि अब चाहे आप कुछ भी बोले पर बोलना तो पड़ेगा। तो वहां से थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुआ। फिर एक को फेलो हमारी काव्या मखीजा जी हैं, हम्म। तो उन्होंने एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था दिल्ली में। तो वहां मैं आया था तो वहां पर उनकी मॉम ने काफी मतलब प्रेशराइज किया कि आपको पब्लिकली बोलना है। तो वहां पर भी मैं मतलब डर के मारे मैं वॉशरूम चला गया था कि मतलब मुझे बोलना ना पड़े। फिर जब एनसीपीडीपी से लगातार जुड़ा रहा तो हमें जैसे मान लीजिए हाफ ईयरली प्रेजेंटेशन देना पड़ता था, वहां पे हमें बोलना ही हम्म। पड़ता था कि कुछ ना कुछ आपको किस ना किस तरीके। तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा डर मन के अंदर से खुलने लग गया। और जब गोवा पर्पल फेस्ट में जाना था तो मुझे वहां जाने से पहले ही एहसास हो गया था कि वहां तो मुझे बोलना ही बोलना पड़ेगा। पड़ेगा। तो जी जी, तो मेरी एक फ्रेंड है किरण खर में, को फेलो है साथ में। तो उन्होंने हम्म। मुझे 2 से 3 पेज का एक लिख कर दिया था कि आपको ये बोलना पड़ेगा वहां पर, आप बोलिएगा। बट जब बोलने की बारी आई, पहले बहुत प्रिपेयर किया मैंने, उन 3 पेजों को कई कई बार पढ़ा। लेकिन जब बोलने की बारी आई तो मैं वो सारी चीजें भूल गया और डर भी बहुत तेज लग रहा था वहां बैठ कर। जितना चीजें मैंने किया था फिर उस चीज को मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू किया। और उस कागज के बारे में तो शायद मैं भूल ही गया कि उसमें कुछ लिखा भी था। तो जो जो चीज दिमाग में आ रहा था वो चीज बोला। अब ये बार बार करने की वजह से अब काफी डर खुल चुका है और अब बोलने में काफी कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो बलराम जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब लोगों तक इतना वो पहुंचा रहे हैं। आप इस चीज को आगे कैसे लेके जाना है? आपने इस चीज का आगे क्या प्लान बना रखा है? जी जी। मैम जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैंने एक अभी एक एनजीओ इनकॉर्पोरेट किया है, लेप्रेसी केयर इंडिया एसोसिएशन के नाम पे। तो जो लोग कॉलोनी के बाहर जो लेप्रेसी अफेक्टेड पर्सन रह रहे हैं उन लोगों तक वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, या उनके जो एमओए में है
वो उस तक रीच आउट ही नहीं करती, मतलब उनके फंडामेंटल में वो चीजें नहीं है, तो इस वजह से उन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाते। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि मतलब मैं उन लोगों तक ज्यादा तक पहुंच सकूं जो कॉलोनीज के बाहर जो अफेक्टेड पर्सन रह रहे हैं और वो लोग अपने लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, जीने के लिए, तो उन लोगों को जो फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट की वो उन तक पहुंचा सके। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं बलराम जी, लोगों तक ये चीज पहुंचाना। मतलब ये काम ज्यादातर सरकार का है और उनके लोगों का है, बट आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है इसमें। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के काफी कुछ पता चला कि भी कितना काम करना रहता है इस एरिया में। थैंक यू जी। सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।